कहानियों का कारवां में आज आप लोगों के लिए अमृता प्रीतम जी की एक कहानी कर्मा वाली है, जिसका कथा वाचन मैं बिंदु सांधु आप लोगों के लिए कर रही हूँ। बड़ी ही सुंदर सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी की तरी से छुआ तो कोर मुंह को नहीं लगता था। इतनी मिर्चें! मैं और मेरे दोनों बच्चे सीसी कर उठे थे। यहाँ बेबी जाटों की आवाजाही बहुत है। शराब की दुकान भी यहाँ कोसों एक ही है। आज जब जाट घूंट पी लेते हैं, फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं। तंदूर वाला कह रहा था, यहाँ जाट शराब? हाँ बीवी, घूंट शराब का तो सभी पीते हैं, पर जिस दिन किसी आदमी का खून करके आए तब जरा ज्यादा ही पी जाते हैं। अभी तो परसों तरसों कोई 5-6 आ गए थे। एक आदमी मार कर आए थे, खूब चढ़ा रखी थी, लगे शरारतें करने। वह देखो, मेरी 3 कुर्सियां टूटी पड़ी है। परमात्मा भला करे पुलिस वालों का, वह जल्दी पकड़ कर ले गए उन्हें, नहीं तो मेरे चूल्हे की ईंटें भी न मिलती। पर कमाई भी तो उन्हीं की खाते हैं। कौशल्या नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक गांव में ले आई थी, पर मित्रों से चली बात शराब तक पहुंच गई थी, और शराब से खून खराबे तक। मैं अब उस गांव से जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर लौटने को हो गई थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला था, और भीतर की ओर एक तरफ कोई 6-7 खाली बोरियां तान कर जो पर्दा कर रखा था, उसके पीछे पड़ी 3 खाटों में पाए बताते हैं कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी यहीं रहते हैं। मुझे लगा इतना बड़ा खतरा नहीं है। वहां पर औरत की रिहाइश थी, इज्जत की रिहाइश थी। किसी औरत ने टाट का कांटा मोड़ा, बाहर की ओर झांक कर देखा और फिर बाहर आकर मेरे पास खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो। वह एक सीधी सादी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर देखती रह गई, पर मुझे कोई भूली बिसरी याद भी नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया बीवी, पिछले साल। न सच, उससे भी पिछले साल तू यहाँ आई थी ना? हाँ, आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ, मुझे याद है। वह तूने मुझे डोली में बैठी हुई को 1 रुपया दिया था। बात याद आई, 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी। वहां पर नया रेडियो स्टेशन खुलना था, और पहले दिन समागमन के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर से मुझे वहां कविता पढ़ने के लिए भेजा गया था। मोहन सिंह तथा एक और हिंदी कवि जालंधर स्टेशन की तरफ से आए थे। समागम जल्दी ही खत्म हो गया, और हम 3-4 लेकर कौशल्या नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। नदी कोई मील 1.5 मील ढलान पर थी, और वापसी चढ़ाई चढ़ते हुए सबको एक एक कप गर्म चाय की तरफ हो गई। सबने साफ और खुली दुकान यही लगी, यहीं से चाय का एक गर्म प्याला पिया था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूरी रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफी थी। तंदूर वाला कह रहा था, आज यहाँ से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी, मेरा भी तो कुछ करना बनता है ना। और फिर सामने मैदान में डोली उतरी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी और उसे आगे जाना था। रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। रुको, मैं नई दुल्हन का मुंह देखाऊं। भला उसके मुंह पर आज कैसा रंग है? मुझे याद है मैंने कहा था, और आगे से मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास नहीं जाने देगा, तुम ही देख आओ, पर खाली हाथों न देखना। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने पास में बैठी नाइन से पूछा, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी सदके, देखें, हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की ही श्रृंगारपुर की नथ में मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था। उसका रंग झलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा, और जब लौटी तो मेरे साथी कह रहे थे, क्षण भर पहले जब तुमने कविताएं पढ़ी थी, कॉलेज की कितनी लड़कियों ने रुपए रुपए के नोट पर तुम्हारे हस्ताक्षर करवाए थे। उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि वह रुपया उसे किसने दिया था। कहीं जानती होती तो हस्ताक्षर भी करवा लेती। 2 साल पहले की बात है। मुझे पूरी की पूरी याद आ गई। तू वो डोली वाली लड़की है? हाँ बीबी। जाने किस घटना ने उसे 2 बरस में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके मुंह पर दृष्टिगोचर होते थे, पर फिर भी मुझे सूझता नहीं था मैं उसे कैसे पूछूं। बीबी,
मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। एक बार नहीं, 2 बार। यहाँ भी कितने ही लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है। कई तो रोटी खाते खाते यहीं छोड़ जाते हैं। सच? और फिर तूने पहचान भी ली? मैंने उसी वक्त पहचान ली थी। पर बीवी, वे तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझसे जल्दी कोई जवाब न बन पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने किया ही नहीं। कुछ लजाते हुए मैंने कहा, मैं कविताएं और कहानियां लिखती हूँ ना। कहानियां? बीवी, क्या ये कहानियां सच्ची होती है या झूठी? कहानियां तो सच्ची होती है, वैसे नाम झूठे होते हैं ताकि पहचानी न जाए। तू मेरी कहानी भी लिख सकती है बीवी। अगर तू कहे तो जरूर लिखूंगी। मेरा नाम कर्मा वाली यानी भाग्यशालिनी है। मेरा जो चाहे नाम हो, झूठा न लिखना। मैं कोई झूठ थोड़ी ही बोलती हूँ, मैं तो सच कहती हूँ। पर मेरी कोई सुनता भी तो नहीं, कोई नहीं सुनता। वह मेरा हाथ पकड़कर टाट के पीछे पड़ी खाट पर ले गई। जब मेरी शादी हो गई थी ना, मेरे ससुराल से 2 जने मेरा नाप लेने आए थे। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरे जितनी। वो किसी दूर के रिश्ते में मेरी ननंद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नाप कर कहने लगी, बिल्कुल मेरा ही नाप है भाभी, तू चिंता न करना। जो कपड़े सिऊंगी तुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। और सचमुच बरी के जितने भी कपड़े थे मुझे खूब अच्छी तरह आते थे। वही ननंद मेरे पास कितने महीने रही और बाद में भी मेरे कपड़े सीते रहे। मेरा चाव भी बहुत करती थी। मुझे कहा करती थी, भाभी चाहे मैं 2 महीने बाद आऊं, चाहे 6 महीने के बाद आऊं, पर तू किसी और से कपड़ा मत सिलवाना। मुझे भी वह अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी एक बात मुझे बुरी लगती थी कि मेरा जो भी कपड़ा सीती थी पहले स्वयं पहन कर देखती थी। कहती थी, मेरा और तेरा नाप एक है, देख मुझे कैसे पूरा है, तुझे भी पूरा आएगा। और सारे कपड़े पहनते समय मेरे मन में आता था, कपड़े भले ही नए हो पर है तो उसके उतारे हुए ना। रस्सी के साथ टंगे हुए टाट का पर्दा था, बान की ढीली सी खाट थी, खेस की खस्ता था। लड़की भी अलर और अनपढ़ थी, पर यह ख्याल इतना नाजुक, इतना मुलायम, मैं चौंक उठी। पर बीबी, मैंने अपने मन की बात कभी नहीं की। जाने बेचारे का मन छोटा हो जाए। फिर मुझे कोई 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने बता दिया, उसकी और मेरे घरवाले की लगी हुई थी। ये उसका दादा पिता के रिश्ते में भाई लगता था। पर एक उसके सगे भाई को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वह तो एक बार अपनी बहन की गर्दन उतार देना चाहता था। किसी ने मुझे यह भी बताया कि थोड़े समय जब वह बाग गोदने लगी थी तो उसे फिट आ गया था। आंसू से भीगी कर्मा वाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीवी, तू मेरे मन की बात समझ ले। मुझसे उतारा नहीं पहना जाता। मेरी गोटा किनारे वाली शलवारें, मेरी तारों जड़ी चुनरियां, मेरी सलमो सितारों वाली कमीजें, सब उसका उतारा, पहने पहने हुए कपड़े। और मेरे कपड़ों की भांति मेरा घरवाला भी। कर्मा वाली की आवाज के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता? अब बीवी, मैं वे सारे कपड़े उतार आई, अपना घर वाला भी। यहाँ मामा मामी के पास आ गई हूँ। इनका घर लीपती हूँ, मेज धोती हूँ, और मैंने एक मशीन भी रख छोड़ी है। 4 कपड़े सी लेती हूँ और रोटी खा लेती हूँ। भले ही खद्दर जुड़े चाहे लट्ठा, मैं किसी का उतारा नहीं पहनती। मेरा मामा सुलह कराने को फिर रहा है, मेरे मन की बात नहीं समझता। मैं जैसे जी रही हूँ वैसे ही जी लूंगी और कुछ नहीं चाहती। तू सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दे। कर्मा वाली के जिस जिस्म के साथ कहानी घटी थी उसे मैंने एक बार अपनी बाहों में भींचा। कितनी मजबूत देह थी, कितना मजबूत मन। ये जोगिंदा, यहाँ से मैं पल भर पहले मिर्चों से शराब, शराब से खून खराबे पर पहुंचकर घबरा गई थी। वहां पर कर्मा वाली कितनी दिलेरी से जी रही है। बाहर सड़क पर शिमले से आती मोटरें गुजरती हैं, जिनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई कई बार पल भर के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती हैं, या सिगरेट की डिब्बी के लिए, या गर्म तंदूरी रोटी के लिए। वे जिनके पहन रखे रेशमी कपड़े जाने किस किस के उतारे हुए थे। और कर्मा वाली उनकी मेज पहुंचती है, कुर्सियां झाड़ती थी। पर कर्मा वाली, जिसने एक खद्दर की कमीज पहन रखी थी, वो अपने जिस्म पर किसी का उतारा नहीं पहन सकती। बीवी, मैंने तेरा वो रुपया संभाल कर रखा हुआ है। सचमुच? अब तक?
हाँ बेबी, वह रुपया मैंने उस समय अपनी नायन को पकड़ा दिया था। और फिर दूसरे ही दिन की बात है, जब मैंने तेरी तस्वीर देख ली तो मैंने नायन से वह रुपया लेकर संभाल लिया। तो बेबी, मुझे उस रुपये पर अपना नाम लिख दे। फिर तू जब मेरी कहानी लिखेगी तो मुझे ज़रूर भेजना। और कर्मा वाली ने उठकर खाट के नीचे रखा ट्रंक खोला। ट्रंक में एक लकड़ी की संदूकची थी, उसमें से रुपया तय किया हुआ नोट निकला। मैंने अपना नाम लिख देती हूँ कर्मा वाली। मैंने जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, पर आज मेरा दिल चाहता है तू मेरे नोट पर अपना नाम लिख दे। कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वह है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। मुझे अच्छी तरह से लिखना नहीं आता। कर्मा वाली लज्जा से गई, फिर बोली, मेरा नाम कहानी में जरूर लिखना। मैंने पर्स से नोट निकाला और कलम भी। कर्मा वाली, आज तेरी कहानी लिख रही हूँ। वही रुपए के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज इस कहानी के माथे पर पवित्र टीके की भांति लगा हुआ है। ये कहानी तेरा कुछ नहीं संवारेगी, पर यह भरोसा रखना, वे दिल भी इस तेरे टीके को प्रणाम करते हैं जिनके खून का रंग इस तेरे टीके के रंग से मिलता है। और वे माथे भी एक लज्जा से इसके आगे झुकते हैं जिन्होंने अपने गालों से जाने किस किस के उतार पहन रखे हैं। अमृता प्रीतम जी की कहानी कर्मा वाली के अंत में आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।